तो देखें स्टूडेंट्स, और अगर हम क्वेश्चंस करना चाहें इसमें, तो लेट सपोज ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे वर्टिकल है। ये मान लीजिए कि आपका पेंडुलम बच्चों इस तरीके से यहाँ से ये ऐसे गया, यहाँ पे रिलीज किया तो ये ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, ये आप जानते हो पेंडुलम हिलेगा। तो ये मैक्सिमम जितने एंगल पे रीच करता है फिर वहां से पलटी मारेगा, फिर इधर दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, फिर एक मैक्सिमम एंगल पे रीच करेगा, फिर ये आएगा। तो जो ये बच्चों मैक्सिमम एंगल पे रीच करता है, जहां से वो यू टर्न लेता है, वेलोसिटी जीरो होती है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। बाद में एसएचएम में हम जानेंगे, ये एक्चुअली में एंगुलर एसएचएम कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फिर वहां से यू टर्न लेगा, वो एंगुलर एम्पलीट्यूड कहा जाता है उसको, है ना। तो ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जब है बच्चों, तब आपको बताना है कि टेंशन की क्या वैल्यू है ना। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग when particle is at extreme position। तो इसका भी आंसर करना कोई कठिन काम नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको आंसर कर सकते हो भाई। एफबीडी बना लो। अब आप ध्यान से देखो तो ये सर्कल का पार्ट है, ये जो पाथ है ये सर्कुलर का पोर्शन है ना, जिसमें सर्कल कर रहा है, और ये सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की, वो बच्चों आपकी क्या है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही रेडियस का काम करेगी, है ना। ये बात तो आपको पता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन ऐसे लग रहा होगा, तो ये रेडियल डायरेक्शन है। तो अगर हम पार्टिकल पे ही बैठ जाए तो रेडियल डायरेक्शन में एक सूडो लगा लेते हैं, हमें पता है। लेकिन यहाँ पर जो है वेलोसिटी तो जीरो है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे यू टर्न ले रहा है ना बच्चों, तो इस पार्टिकल की रफ्तार जीरो है। इसलिए एम वी स्क्वायर बाई आर जो है या एल है, वो भी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि रफ्तार है ही नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगेगा ना। बाकी सारे पाथ में लगेगा, रफ्तार होगी उसकी। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि वो जस्ट यू टर्न ले रहा है, तो यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल जीरो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, तो नीचे की तरफ लग रहा है बच्चों कितना, mg। तो mg का ये वाला जो कंपोनेंट है वो बैलेंस करेगा ना टेंशन को। तो अगर ये थीटा नॉट है तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये mg cos थीटा नॉट है। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आसानी से, तो आप रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कर दो। तो रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करोगे तो टेंशन की वैल्यू बिकम mg cos थीटा नॉट। तो दिस इज द आंसर। तो बड़ा सिंपल सवाल है, पूछा गया था एक बार एग्जाम में। तो वहां पे बस इतना याद रखना था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता एक्सट्रीम पे, क्योंकि वहां पे रफ्तार जो है वो जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो होगी तो सेंट्रीफ्यूगल कैसे लगेगा। बाद में हर पॉइंट पे रफ्तार होती है तो वहां पे लगता है। तो लेकिन इसमें एक बार क्या होता है कि बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो अलग आंसर बताते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कई बार मुझसे बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर आपने ऐसा तो बता दिया, ठीक है ये हमें समझ में भी आ गया। अब एक बच्चा बोलता है कि सर हम यहाँ पर इसको ऐसे करते सॉल्व, कि भाई ये टेंशन है और नीचे mg लग रहा है ना, और ये ऐसे पाथ में घूम रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो सर हम इसको ऐसे क्यों नहीं सॉल्व कर सकते कि टेंशन का ये वाला कंपोनेंट लें, ये थीटा नॉट है तो ये थीटा नॉट है, तो ये हो जाएगा t cos थीटा नॉट। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में वो रेस्ट पे ही है तो हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो आप बोलो ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम बैलेंसिंग करें तो t cos थीटा नॉट इज इक्वल टू mg लिख दो। तो ये आंसर सही होना चाहिए। फिर सर ये कैसे सही है, मतलब ये भी तो सही होगा, लेकिन दोनों की इक्वेशन है तो ये तो अलग अलग आंसर आ रहा है ना। तो फिर ये सही क्यों नहीं है, ऐसे बच्चे पूछता है मुझसे, यही क्यों सही है। ये तो मैंने आपको बता दिया तो ये सही होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये जो आंसर निकाला है स्टूडेंट ने, ये गलत निकाला है बच्चों, ये गलत आंसर है। ऐसे नहीं सोचना है। अब इसमें क्या गलती है वो आप समझे, है ना, गलती पकड़ में नहीं आती इसलिए बच्चा कंफ्यूज होता है। भाई यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन तो इधर की तरफ लग रहा है, नेट एक्सेलरेशन। देखिए बच्चों, मतलब ए टेंजेंशियल लग रहा है, नेट बोल रहा हूं मैं, ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल इधर की तरफ लग रहा है ना, तभी तो ये जो पार्टिकल है ये इस तरफ आएगा, नहीं तो कैसे आएगा फिर वो इस तरफ। तभी तो आएगा वो जब लग रहा होगा, है ना बच्चों।
अगर यहाँ एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो ये वापस नहीं आता, लेकिन आप जानते हो कि ये वापस आ रहा है। तो जब रफ्तार जीरो होता है तो पार्टिकल किसकी डायरेक्शन में मूव करता है भाई? जिस डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन है, तो इस डायरेक्शन में वो आना चाहता है। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन है, तो इसका ए टेंजेंशियल भी है, और ए नेट जो है वो नीचे की तरफ है, जी वाला। तो बच्चों यहाँ पे जब आपने इसको ऐसे बैलेंसिंग की, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है अगर इसको ए मान लें, तो इस ए का कंपोनेंट भी नीचे की तरफ लगेगा, जो आप मिस कर गए हो। अगर इसी पार्टिकल पे हमें बैठना है तो इसका जो है एक कंपोनेंट आपको नीचे की तरफ लेना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए आसानी से सॉल्व करने के लिए एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ना करने पड़े, इज इक्वल टू एम ए लिखना पड़ेगा आपको। तो फिर इसकी इक्वेशन ऐसे नहीं लिखी जाएगी, ये जो आप एम जी बोल रहे हो तो फिर इसकी इक्वेशन ऐसे लिखनी पड़ेगी आपको, नीचे की तरफ जो है एम जी माइनस टी कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू इस पार्टिकल का मास इंटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो एम ए हो जाएगा, मतलब एम ए, इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा ए डैश, तो एम ए डैश करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। तो ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख के, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट है। तो फिर ये इक्वेशन और इस इक्वेशन सॉल्व करो फिर आंसर सेम आता है ना। लेकिन खैर ये थोड़ा सा टिपिकल होता है लगाना, तो इसको आप रिमेंबर मत रखो हमेशा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको किस डायरेक्शन में कंपोनेंट करना चाहिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जहां पार्टिकल मूव कर रहा है वहां अलोंग द डायरेक्शन लो और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन लो, सबसे अच्छा तरीका, उसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता है ना। इसलिए आपको बताया गया था बच्चों कि हमेशा फोर्सेस के कंपोनेंट किए जाते हैं, एक एक्सेलरेशन के अलोंग और एक एक्सेलरेशन से परपेंडिकुलर। कभी भी एक्सेलरेशन के कंपोनेंट मत करो, नहीं तो फिर आप अल्टीमेटली कंफ्यूज होगे और आपसे सही आंसर भी नहीं आएगा, है ना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। कई बार डाउट आ जाता है बच्चों के माइंड पे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, एक बार एक ऐसी छोटा सा क्वेश्चन, हालांकि यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है उस क्वेश्चन का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट मुझे याद आ गया कि एक और क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एग्जामिनेशन में। तो उन्होंने कहा था कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रिंग को कट कर देते हो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो ये बोला गया कि ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, जो आपका पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, किस पाथ में जाएगा, भाई ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा कि भाई ऐसे जाएगा, है ना। तो किस टाइप के पाथ में फॉलो करेगा, इस तरीके से उन्होंने 4 ऑप्शन बना दिए थे। तो हमेशा याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या करोगे, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे ये स्ट्रिंग कट की तो स्ट्रिंग की टेंशन तो तुरंत जीरो हो गई, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करते हो, हमने एनएलएम में पढ़ा था, टेंशन तुरंत जो है वो जीरो हो जाता है ना। और यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसकी वेलोसिटी जीरो, स्ट्रिंग कट कर दी एक्सट्रीम पोजीशन पे, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है। तो आपको पता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी अगर जीरो है तो किसकी डायरेक्शन मूव करता है, फिर तो सिर्फ ग्रेविटी लगेगी ना, मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मूव करेगा, तो मतलब इस डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट पाथ, बाकी ये सब गलत पाथ। तो ये वाला आंसर आपका सही था, स्ट्रेट लाइन फ्री फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी जीरो था, तो वो जी की डायरेक्शन मूव करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग कटने के बाद केवल उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, वेट, तो वो फ्री फॉल करेगा, तो वेट की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना बच्चों। तो ये वो जो पाथ है वो फॉलो करेगा स्ट्रेट लाइन, है ना। तो कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर, तो वैसे भी आप बता सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला सेक्शन भी क्लियर होगा। देखिए बच्चों, और कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, तो आपको बोला जाएगा कि इस तरीके से एक रिंग है और इस रिंग को आप रोटेट कर रहे हो भाई, रिंग को रोटेट कर रहे हो कितने से, ओमेगा से, लगातार ऐसे 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 रिंग घूम रही है सेंटर के अबाउट, है ना। ये रिंग है और ये बोला गया है कि रिंग का जो रेडियस है वो आर है, और इसकी एक और प्रॉपर्टी दी है रिंग की, लैम्डा केजी पर मीटर, मतलब मास नहीं दिया है, मास पर यूनिट लेंथ दिया गया है कि एक पर यूनिट लेंथ में आपका लैम्डा केजी रिंग का मास है ना। तो जो भी लेंथ है लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिंग का मास आ जाएगा, है ना। आई होप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ आपको दिया गया है, ठीक। उसके बाद फिर बोला गया है भाई कि अगर हम इस रिंग को घुमाएंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इस रिंग को घुमाओगे तो पूरे रिंग पे ऐसे बाहर की तरफ खिंचाव आएगा, है ना।
क्योंकि इसको रोटेशन करना है तो फिर एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो उसको कंटेन करने के लिए जो रिंग है उसमें स्ट्रेच आएगा, खिंचाव आएगा, यानी टेंशन आएगी। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द रिंग। तो क्वेश्चन ये है, जब भी आप किसी चीज को घुमाते हो तो बच्चों उसमें टेंशन डेवलप होती है ना, तो इस रिंग में भी टेंशन डेवलप होगी। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द टेंशन इन द रिंग। तो रिंग में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा अगर इसको हम ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो आपको ये बताना है टेंशन इन द रिंग। अच्छा, ऐसे सवाल बार बार आएंगे आपको बच्चों रिंग में टेंशन निकालने के, जैसे यहाँ पे आया, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स में भी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आएगा, है ना। तो कई जगहों पे रिंग का टेंशन निकालने को पूछा जाता है, बस फोर्सेज अलग अलग हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल होगा, वहां इलेक्ट्रोस्टैट होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो वहां पे लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका सेम है, इसलिए तरीका आप समझ लें, क्योंकि आज अगर आप ये तरीका समझ गए तो फिर बाद में ये वेव्स में भी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आएगा, मैग्नेटिज्म इफेक्ट्स में भी आएगा, सर्कुलर मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आएगा। तो वहां पे सब ये जो वैरायटी के क्वेश्चन है सिर्फ फोर्सेस बदल जाएंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका सेम रहने वाला है ना। तो आप ऐसा सोचें कि ये सवाल सिर्फ आज के लिए नहीं कराया जा रहा है, जहां जहां भी फिजिक्स में ऐसे सवाल आते हैं रिंग वाले जिसमें टेंशन निकालना पड़ता है, वहां वहां फोर्सेस चेंज हो जाएंगे, बट सॉल्व करने की प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस जो है वो सेम रहेगी। इसलिए इसको अच्छे से देख लें। अब आप ध्यान से देखें तो आपको ये पता है कि इस रिंग में जो भी टेंशन आना है उसको निकालना है, और आप जानते हो कि टेंशन जो होता है वो अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, या अलोंग द रिंग लगेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ना, ये बच्चों हमें पता है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर ऐसे एंगल ले लेते हैं, एक छोटा सा एंगल ये डी थीटा ले लेते हैं बच्चों, और यहाँ पे भी एक छोटा सा एंगल डी थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो अलोंग द रिंग ऐसे लग रहा होगा, ये टेंशन टी है तो ये टेंशन भी टी है ना। क्योंकि हमने ये बहुत छोटा एलिमेंट माना हुआ है, और इस बहुत छोटे एलिमेंट का जो मास है इतना, इसका मास मान लीजिए कि डीएम है इस छोटे से एलिमेंट का। तो इसको एक काम करते हैं बच्चों, बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, तो इसको जूम कर लेते हैं, बड़ा करके डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आए। तो ये वो आर्क है, ये इसका सेंटर है। तो ये जो एंगल है बच्चों, ये रेडियस आर है, तो ये एंगल भी डी थीटा मान लिया हमने, ये एंगल भी डी थीटा मान लिया। अब ये रेडियस आर है तो ये लेंथ आप निकाल सकते हो। तो ये जो लेंथ है, ये आर्क लेंथ है, ये आर डी थीटा होगा, ये भी आर डी थीटा होगा, तो ये टोटल लेंथ जो है वो 2 r d थीटा होगा। अब आपको पता है कि इसका अगर हमें छोटा सा मास डीएम निकालना है, तो डीएम जो होता है बच्चों, वो डीएम कितना होता है, लैम्डा केजी पर मीटर है ना, पर यूनिट लेंथ लैम्डा केजी है, तो ये 2 r d थीटा में कितना मास होगा, वही डीएम है। तो लैम्डा इंटू लेंथ, तो लैम्डा केजी पर मीटर स्क्वायर इंटू लेंथ, तो लेंथ है 2 r d थीटा। तो ये बच्चों आपको डीएम की वैल्यू मिल गई। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रहा है, यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रहा है, तो ये टी ये टी। अब यहाँ पे इस टेंशन के बच्चों कंपोनेंट आप कर सकते हो, तो एक ये वर्टिकल, एक ये हॉरिजॉन्टल, ये एक हॉरिजॉन्टल, ये एक वर्टिकल। तो यहाँ पे देखो अगर आप कंपोनेंट करोगे तो ये एंगल डी थीटा है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे भी एंगल निकाल सकते हैं, तो ये एंगल डी थीटा है, तो ये दोनों वर्टिकल पैरेलल है। तो ये एंगल भी डी थीटा है, तो ये 90 माइनस डी थीटा है, तो ये भी डी थीटा है। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया टी कॉस डी थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया टी साइन डी थीटा। ये वाला भी एंगल डी थीटा हो जाएगा बच्चों, अगर करोगे डी थीटा 90, और ये डी थीटा, तो ये भी टी कॉस डी थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी साइन डी थीटा। अब क्योंकि बच्चों आप इस छोटे से एलिमेंट पे ही बैठ जाओ, तो एक इसमें सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, क्योंकि तो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल कितना लगेगा बच्चों, मास एम वी स्क्वायर, तो एम वी की जगह यहाँ पे डीएम हो जाएगा। अच्छा, वी नहीं दिया, ओमेगा दिया है, तो एम ओमेगा आर स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है ना, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये आपका कौन सा फोर्स हो गया बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल। तो देखो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है, क्योंकि इसी में बैठ गए तो रेस्ट पे है, तो टी कॉस थीटा टी कॉस डी थीटा, ये तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। और इस वर्टिकल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा टी साइन थीटा, थीटा नहीं डी थीटा, तो टी साइन डी थीटा टी साइन डी थीटा। तो ये बैलेंस कर रहा है किसको, टू टी साइन डी थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, डीएम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों, आगे सॉल्व करते हैं। तो वर्टिकल में जो बैलेंसिंग कर रहा है फोर्स की, उसको बैलेंसिंग करा लेते हैं, क्योंकि अलोंग द रेडियल डायरेक्शन जो है वो नेट फोर्स जीरो लेना है।
तो dm ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू बैलेंस बाई 2t साइन थीटा साइन डी थीटा। अब यहाँ पे dm की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये, तो इसको लिख लो, लैम्डा इंटू टू को बाहर ले लिया, आर इंटू आर जो है वो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, और इंटू डी थीटा, तो ये डी थीटा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2t साइन डी थीटा। तो यहाँ से 2 और ये 2 की वैल्यू जो है बच्चों वो कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप ध्यान से देखें तो ये जो टी थीटा दिख रहा है आपको, साइन डी थीटा, क्योंकि डी थीटा तो हमने बहुत छोटा सा एंगल माना है ना बच्चों, बहुत छोटा सा एंगल माना, ये बहुत छोटा सा पोर्शन है जिसको अपन लगभग मासलेस मान सकते हैं, तभी जो टेंशन बराबर मानी है। तो यहाँ पर ये छोटा सा एंगल है, इसलिए साइन डी थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी थीटा लिख सकते हैं, है ना। जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है वो लगा लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू टी साइन डी थीटा को डी थीटा लिख सकते हो, तो डी थीटा भी कैंसिल। तो जो आपका टेंशन का वैल्यू आया बच्चों वो आ जाएगा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या, ये आ गया आपका आंसर, इतनी तो है। तो ये है टेंशन की वैल्यू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो लेकिन ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऐसे टेंशन ले लिया करो, उसके दो कंपोनेंट ले लिया करो। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसको किससे कंपेयर कर दोगे, 2 साइन डी थीटा, ये टी कॉस थीटा हमेशा कैंसिल हो जाता है। मैग्नेटिक फोर्स होगा तो मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस कर दो, और हमेशा बच्चों इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इसकी प्रोसेस सेम होगी, बस फोर्सेस चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे रोटेशन में सेंट्रीफ्यूगल था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक में मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। तो ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन इसकी सॉल्व करने की प्रोसेस यही है बच्चों, है ना। तो प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी इस टाइप का सवाल आएगा, बन जाएगा। तो देखें स्टूडेंट, अब आप हेडिंग डालें कोनिकल पेंडुलम, है ना। ये कोनिकल पेंडुलम क्या होता है इसको देखें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से, भाई इस तरीके से आपने एक पेंडुलम जो वर्टिकल से है किसी एंगल पर ऐसे रखा, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, और ये बॉब लगा हुआ है जिसका मास m है, और इसको ऐसे रोटेट कर दो बच्चों, ऐसे कोन के फॉर्म में, कोन के फॉर्म में। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वर्टिकल के अराउंड ये जो है, जैसे मान लीजिए ये है, तो अगर ये यहां से हिंज किया गया है तो इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे वर्टिकल के अराउंड ऐसे घूम रहा है, तो ये जो है ये कॉनिकल पेंडुलम हो जाता है। तो इस तरीके से ये घूम रहा है, तो ये कोनिकल पेंडुलम हो गया, है ना बच्चों। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मान लीजिए कितना है, एल है, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, कोन में घूम रहा है। तो आपसे बहुत सारे सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। अब क्या क्या सवाल बनाए जा सकते हैं देखिए, मतलब कोई भी सवाल इसमें आए, आपकी इसमें बेसिकली दो इक्वेशन बनती है, वो इंपॉर्टेंट है। दो इक्वेशन कौन कौन सी बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ है, तो यहाँ पे पहले एफबीडी बना लो बच्चों। तो यहाँ पे नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, रोप ऐसे ही है तो टेंशन की वैल्यू ऐसे लगेगी बच्चों। और यहाँ पर जो है, अगर आप इसी पार्टिकल में बैठ जाओ तो ये रेडियस है सर्कल का, तो सर्कल के सेंटर से ऐसा, तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल वो ऐसे नहीं, ये सेंटर नहीं है, इसके आगे नहीं लगेगा, सर्कल वो ऐसे कर रहा है, तो ये सेंटर है बच्चों, ये सेंटर है। तो इसका जो रेडियस है सर्कल का वो भी आप निकाल सकते हो, ये दूरी। तो ये एल है हाइपोटेनिस, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एल साइन थीटा हो जाएगा। तो ये दूरी भी एल साइन थीटा ही है, ये दूरी भी एल साइन थीटा है, और ये दूरी भी एल साइन थीटा है। तो यहाँ पे जो रेडियस है इस सर्कल का वो कितना आ गया, एल साइन थीटा। तो इसके अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ये है, ये नहीं है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो अवे फ्रॉम द सेंटर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा, अगर इसकी रफ्तार यहाँ पे अंदर की तरफ मान लीजिए कि v है, वेलोसिटी स्पीड v है, तो आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और आर की वैल्यू क्या है बच्चों, एल साइन थीटा। अब ये टेंशन के दो कंपोनेंट आप कर सकते हो। टेंशन का ये वाला कंपोनेंट, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा टी साइन थीटा, है ना बच्चों। तो क्योंकि आप पार्टिकल पे ही बैठ गए हो, सेंट्रीफ्यूगल लगा रहे हो उसमें, तो आप इस पार्टिकल पे बैठकर फोर्स को बैलेंस कर लीजिए। तो पहली जो इक्वेशन आएगी वो आएगी टी साइन थीटा
किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों, mv² इंटू साइन थीटा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। और टी कॉस थीटा जो है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, तो हमारे पास कितने इक्वेशन आ गए बच्चों, हमारे पास कितने इक्वेशन है, 2। और वेरिएबल कितने हैं, तो टी, मास, वेलोसिटी, थीटा और फिर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो 5 वेरिएबल हैं और आपके पास 2 इक्वेशन है। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि आपसे 2 वेरिएबल से ज्यादा पूछ ही नहीं सकता सवाल में, क्योंकि 2 इक्वेशन से केवल 2 ही वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं। तो इन 5 में से कोई भी 3 चीजें आपको दी जाती हैं क्वेश्चन में, बाकी 2 चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया है, इक्वेशन बना लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो कोनिकल पेंडुलम के सारे सवाल आप कर सकते हो। तो मैं इसमें सवाल नहीं करा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि 2 इक्वेशन इस तरीके से बन जाती हैं। 2 इक्वेशन हमेशा बना लिया करें और जो भी सवाल में पूछा है उसको सॉल्व कर लिया करें, आपको आंसर मिल जाया करेगा। तो आई होप आपको बच्चों ये पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। ये बच्चों जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेक्शन है सर्कुलर प्लस फ्रिक्शन, मतलब सर्कुलर मोशन के साथ फ्रिक्शन को अटैच कर देगा और क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से सिनेरियो में कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाए जा सकते हैं वो हम सीखते हैं यहाँ पर, है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से समझने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया गया आपको, उसमें क्या बोला गया कि एक पार्टिकल को है बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल मतलब टेबल के ऊपर रखा है पार्टिकल, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक मान लीजिए यहाँ पे नेल गड़ा दी गई टेबल पर, है ना। और इस नेल से एक स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच कर दी गई और उस स्ट्रिंग से एम मास के ब्लॉक को अटैच कर दिया गया और इस ब्लॉक को v0 रफ्तार दी गई और बोला गया कि यहाँ पे फ्रिक्शन है टेबल और इस ब्लॉक के बीच में। तो टेबल के ऊपर ये ब्लॉक है और आपने इसको v रफ्तार दे दी, क्योंकि स्ट्रिंग से अटैच है तो अगर आपने रफ्तार दे दी तो आपको पता है कि ये भाई ऐसे सर्कल करेगा, और क्योंकि म्यू है तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगेगा। और ये मान लीजिए जो इसकी स्ट्रिंग की रेडियस है, स्ट्रिंग की लेंथ है, वो r है। ये आपको बोल दिया गया है बच्चों, है ना, इस तरीके से। तो आपसे ये बोला है कि अगर आप ध्यान दें तो अगर फ्रिक्शन है तो समय के साथ धीरे धीरे ये वेलोसिटी डिक्रीज को करेगी, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, क्योंकि फ्रिक्शन है ना। और अगर स्पीड चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है इस स्ट्रिंग में आने वाला टेंशन भी चेंज होगा। तो आपसे ये बोला गया है कि एट टी टाइम, किसी भी टी टाइम में टेंशन की वैल्यू स्ट्रिंग में क्या होगी ये बताना है। अगर इसको t इक्वल टू 0 मानो तो किसी भी टी टाइम में, तो आपसे पूछा गया फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। तो ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों आपसे किसी भी टाइम, मतलब टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है आपको। तो सीधी सी बात ये, किसी टाइम पे क्या फंक्शन होगा तो टाइम का रेस्पेक्ट में टेंशन, वो आपको बताना है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो जब यहाँ पे फ्रिक्शन है तो हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो पहले तो आप कुछ चीजें याद रखें बच्चों। पहले आप ये याद रखें कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा 2 सरफेसेस को एक साथ रखना चाहता है, मतलब साथ में लेके आना चाहता है, वो रिलेटिव मोशन नहीं चाहता। तो वो कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और अगर टेबल की सरफेस, टेबल तो ऐसा है कि भाई उसकी सरफेस तो मूव कर नहीं सकती, तो सिर्फ पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इन 2 सरफेसेस, टेबल और ब्लॉक के सरफेस को साथ में रखना है तो फ्रिक्शन ऐसे लगना चाहिए ताकि इस वेलोसिटी को डिक्रीज करे, क्योंकि इसको रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि टेबल तो मूव करेगा नहीं, सिर्फ ये ब्लॉक मूव कर रहा है। और उन दोनों को अगर एक साथ लाना है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा कि उसको क्या करना चाहिए, टेबल पे ही रोकना चाहिए। तो रोकने के लिए वो अपनी पूरी ताकत कहां लगाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, सर्कल के घुमाने के लिए कौन यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, टेंशन है। सर्कल में घूमने के लिए यहाँ पे टेंशन फोर्स है। तो फ्रिक्शन को इनवर्ट लगने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन तो ऐसे लगेगा कि इसको पूरी तरीके से रोक पाए, तो वो अपनी मैक्सिमम ताकत इसको अपोजिशन में लगा देगा। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसी होगी बच्चों, नीचे की तरफ, और ये म्यू एन होगी। और नॉर्मल जो है
तो आप समझ पा रहे होंगे कि टेबल पे रखा है तो mg होगा, तो म्यू mg जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो पीछे लगाना चालू हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, है ना बच्चों। अब यहां से देखो, तो आप चाहें तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो यही तो इसकी रफ्तार कम करेगा ना, पूरी ताकत से स्पीड को कम करेगा, जबकि डायरेक्शन घुमाने का काम, डायरेक्शन चेंज करने का काम टेंशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, वो आपका फ्रिक्शन दे रहा है बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अगर हम ये फोर्स बोले जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है तो माइनस लिख सकते हैं, तो माइनस म्यू एम जी। तो एम से एम कैंसिल, तो जो ए टेंजेंशियल लग रहा है वो लग रहा है माइनस म्यू जी, माइनस म्यू जी। देखो टेंजेंशियल हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, तो बच्चों आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अल्फा कितना होता है बच्चों, ए टी बाई आर, तो ए की वैल्यू कितनी है माइनस म्यू जी बाई आर। और देखो ये अल्फा कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो अल्फा कांस्टेंट है। और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आप जो वेलोसिटी है किसी भी टी टाइम में निकाल सकते हो, वेलोसिटी का फंक्शन किसी भी टी टाइम में निकाला जा सकता है ना। तो वो फॉर्मूला लगा लो आप, अल्फा कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट अगर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो बच्चों आप फॉर्मूला लगा सकते हो, फाइनल ओमेगा इज इक्वल्स टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी। हालांकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू माइनस है तो नेगेटिव रख देंगे हम, तो फाइनल ओमेगा को लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी अपॉन आर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी देखो बच्चों वी नॉट है, तो वी नॉट बाई आर माइनस अल्फा टी, तो अल्फा मतलब अल्फा टी है तो अल्फा की वैल्यू माइनस है, तो माइनस म्यू जी बाई आर इंटू टी। तो देखो आर तो हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। तो देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब जैसी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है, तो किसी भी टाइम में ये वेलोसिटी है, तो आप पार्टिकल पे ही बैठ जाओ तो एक सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी v है तो एम वी स्क्वायर बाई आर, और अंदर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जो है रेडियल डायरेक्शन में जीरो कर लो, सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया, सूडो लगा दिया आपने, तो जीरो कर लिया, तो टेंशन किसको बैलेंस कर रहा होगा बच्चों, एम वी स्क्वायर बाई आर को। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, एम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा एम वी की वैल्यू कितनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो लिख लो, तो ये है वी नॉट माइनस म्यू जी टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। देखो बच्चों टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना टेंशन, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन कम होगा, और फाइनली जब ब्लॉक रुक जाएगा तो टेंशन की जरूरत होगी नहीं, तो टेंशन जीरो होगा। तो दिस इज अवर आंसर, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रिक्शन हमेशा बच्चों याद रखना कि दो सरफेसेस को साथ में लेके आना चाहता है, और उसको साथ में लाने के लिए उसको जैसे लगना चाहिए वैसे ही लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन को फिजिक्स भी आती है, फ्रिक्शन इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट फोर्स। तो अगर यहाँ पे ये टेंशन नहीं होता और उसको गोल घुमाना होता, वैसे आगे चलकर हम देखेंगे, तो फ्रिक्शन की अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता था, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा कोशिश ये करेगा कि दो सरफेस साथ में रहे, तो कभी भी वो मोशन को अपोज नहीं करता बच्चों, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना। तो ये पॉइंट याद रखना, और इस टाइप के अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसमें बोला गया है कि एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक एम मास का रखा हुआ है, और ये डिस्क और एम मास के ब्लॉक में फ्रिक्शन है, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, ये आपको दिया गया है। फिर ये कहा जा रहा है कि हम इस डिस्क को रोटेट करते हैं कांस्टेंट ओमेगा से। तो ये बोला गया कि ये कांस्टेंट ओमेगा है, तो ये अपनी मतलब एम मास का ब्लॉक जो है वो डिस्क के साथ घूमेगा, है ना। तो अगर आप इसको थोड़ा सोचना चाहें प्रैक्टिकली तो इस तरीके से सोच सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए ये डिस्क है, और ये डिस्क के ऊपर जो रखा हुआ ब्लॉक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो मैं इस डिस्क को रोटेट कर रहा हूँ, तो ज्यादा छोटा सा ब्लॉक होता तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता, तो ऐसे मैं डिस्क को रोटेट कर रहा हूँ, तो देखो ये ब्लॉक भी साथ साथ रोटेट हो रहा है, मतलब एक कांस्टेंट ओमेगा से इसको रोटेट किया जाए तो ये साथ साथ रोटेट करेगा। लेकिन अगर मैं ओमेगा बढ़ाते जाऊं तो एक कांस्टेंट ओमेगा तो है ही, लेकिन अगर उसी कांस्टेंट ओमेगा की वैल्यू आप बढ़ाओगे बढ़ाओगे
तो मैक्सिमम ओमेगा एक समय ऐसा आएगा कि अगर उससे ज्यादा ओमेगा किया तो देखो अब फ्रिक्शन दोनों को साथ में नहीं रख पा रहा है। तो एक पर्टिकुलर ओमेगा तक तो फ्रिक्शन दोनों को साथ में रख पाएगा, स्लिपिंग नहीं होगी, लेकिन मैं ज्यादा कर दूंगा तो फिर ये स्लिपिंग होना चालू हो जाएगी, है ना बच्चों। इस तरीके से ये ऐसे स्लिपिंग हो जाएगी अगर मैंने ओमेगा की ज्यादा। तो आपसे ये पूछा गया कि वो मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, भले ही वो कांस्टेंट ओमेगा हो, बट वो मैक्सिमम कांस्टेंट ओमेगा कितना होगा जिसमें ये स्लिपिंग ना करे, है ना। तो आई होप आपको सिचुएशन क्लियर होगी भाई कि मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं बच्चों। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम ओमेगा so that block is moving with disk। तो डिस्क के साथ वो मूव करते रहे और नो स्लिपिंग, और आप ये भी बोल सकते हो कि कोई स्लिपिंग ना हो, नो स्लिपिंग। तो आई होप बच्चों आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा, है ना। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे उस मैक्सिमम ओमेगा की वैल्यू, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिस्क का रेडियस आर है, लिखना भूल गया था मैंने, लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें सॉल्यूशन में, सबसे पहली बात तो ये दोनों साथ साथ होंगे तो कितना मैक्सिमम कांस्टेंट ओमेगा से इसको घुमा सकते हो वो हमें निकालना है। तो आप ऐसा समझे, पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखें बच्चों कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी लगेगी दोनों को साथ साथ चलाने के लिए। तो आप जब इस मास एम, मास के ब्लॉक को आप देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको सर्कल करना है, डिस्क के साथ घूमना है, तो डिस्क तो रोटेट कर रही है। तो डिस्क वाला जो पॉइंट है, जो ब्लॉक के नीचे वाले पॉइंट पर है, सरफेस है, अगर वो ब्लॉक का पॉइंट और डिस्क के पॉइंट को साथ साथ घूमना है तो डिस्क का जो पॉइंट है वो रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो इस ब्लॉक को भी रोटेट करना पड़ेगा, तभी तो इसके साथ साथ रहेगा। तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा क्योंकि स्लिपिंग नहीं होनी है, तो और उसको साथ साथ रखना है। तो फ्रिक्शन बेटा बहुत इंटेलिजेंट फोर्स है। अब आपको ये पता है कि फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है, तो फ्रिक्शन को पता है कि मुझे कैसे लगना चाहिए ताकि मैं एम मास को डिस्क के साथ रख पाऊं। तो ऑब्वियस सी बात है, एम मास को अगर रोटेट करना है डिस्क के साथ तो एम मास को एक सेंट्रीपिटल चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स चाहिए, उसके बिना तो ये रोटेट नहीं कर पाएगा ना। टेंजेंशियल नहीं चाहिए क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा है, तो टेंजेंशियल फोर्स की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल चाहिए, तो सेंट्रीपिटल देने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन, ताकि इसको ब्लॉक को और डिस्क को कैसा रख पाए बच्चों, साथ साथ। मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शन होता है वो दो सरफेसेस को हमेशा कांटेक्ट में रखना चाहता है, वो मोशन को अपोज नहीं करता है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर उसको साथ में रखने के लिए ब्लॉक के मोशन को सपोर्ट भी करना पड़ा तो सपोर्ट करेगा, जैसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शन, है ना। आई होप आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में आई होगी कि टुवर्ड्स द सेंटर क्यों है, क्योंकि ब्लॉक को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए, और सेंट्रीपिटल देना किसको पड़ेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन को, और फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है तो उसको पता है मुझे सेंटर की तरफ लगना है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, तो एक ही एक्सेलरेशन बचता है जो टुवर्ड्स द सेंटर चाहिए। तो पूरा का पूरा फ्रिक्शन इस बात पे जोर देगा कि वो टुवर्ड्स द सेंटर लग जाए और मास को डिस्क के साथ घुमा पाए, तो मास के पॉइंट को डिस्क के पॉइंट के साथ वो अटैच रख पाएगा, है ना। अब आप सोचो ये फ्रिक्शन ऐसा काम कब तक कर पाएगा, क्योंकि ओमेगा बढ़ता जाएगा, भले ही कांस्टेंट ओमेगा है, लेकिन फिर उस कांस्टेंट वैल्यू की आप कांस्टेंट ओमेगा की वैल्यू अगर बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन भी ज्यादा लगना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा तेजी से घूम रहा है। तो एक ओमेगा ऐसा जरूर आएगा जहां पे फ्रिक्शन की लिमिट खत्म हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन एक सीमा के बाद नहीं लग सकता भाई, उससे ज्यादा फ्रिक्शन तो नहीं दे सकता ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन जब तक लगेगा तब तक घुमा पाएगा, उसके बाद नहीं लगेगा तो स्लिपिंग हो जाएगी। तो वही मैक्सिमम ओमेगा हमें निकालना है कि वो कांस्टेंट ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है दोनों को साथ साथ। तो सबसे पहले बच्चों एफबीडी बनाते हैं। तो जरा आप टॉप व्यू से देखो, तो अगर हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो हमें ये एक बात समझ में आ रही होगी, ये ब्लॉक हमें ऐसा दिखाई दे रहा है मास एम का, इसमें सेंटर की तरफ, ये सेंटर है, एक्सिस है, तो इसकी तरफ क्या लग रहा है बच्चों, फ्रिक्शन लग रहा है। और बाहर की तरफ आप ध्यान से देखो, तो क्योंकि हम इसी मास पे बैठ गए हैं तो अलोंग द रेडियल डायरेक्शन नेट फोर्स 0 कर देंगे, तो हमें एक सेंट्रीफ्यूगल लगाना पड़ेगा, सूडो ऑफ सेंट्रीपिटल। तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है, ये हमें बात समझ में आती है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन चाहिए इसको कांटेक्ट में रखने के लिए, वो फ्रिक्शन की क्या वैल्यू रिक्वायर्ड है बच्चों, तो जितना फ्रिक्शन चाहिए वो है एम ओमेगा स्क्वायर आर। और आपको पता है जितना फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए,
तभी तो वो साथ साथ रख पाएगा, नहीं तो साथ साथ नहीं रख पाएगा। तो हमें ये बात समझ में आए, जो फ्रिक्शन चाहिए, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, इट मस्ट बी लेस देन, वो कम होना चाहिए किससे, मैक्सिमम फ्रिक्शन से। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम फ्रिक्शन इज म्यू एन, और एन की वैल्यू यहाँ पर mg के बराबर होगा, क्योंकि नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है ना, ये सब आप जानते हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं r लेस देन इक्वल्स टू म्यू mg। तो यहाँ से m और m जो है बच्चों वो कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू किससे लेस होनी चाहिए बच्चों, लेस देन और इक्वल्स टू म्यू जी बाई आर, और उसके बाद ओमेगा स्क्वायर था तो इसका रूट लेना पड़ेगा। तो ये रेंज है ओमेगा की, ओमेगा इससे कम होना चाहिए, जीरो से लेकर इसके बीच में वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो क्या करा पाएगा, दोनों को साथ साथ रखेगा। जैसे ही ओमेगा की वैल्यू इस वैल्यू से एक्सीड कर जाएगी तो स्लिपिंग हो जाएगी। तो मैक्सिमम ओमेगा जो है कांस्टेंट, मैक्सिमम कांस्टेंट ओमेगा कितना आप घुमा सकते हो डिस्क को ताकि स्लिपिंग ना हो, तो उसकी वैल्यू है बच्चों रूट म्यू जी बाई आर। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो। तो देखें बच्चों, ये अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वही डिस्क है, उसके ऊपर एक मास है जैसे अभी हमने सॉल्व किया, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वही म्यू है, और लेकिन अब यहाँ पे ओमेगा से नहीं घुमाया जा रहा, कांस्टेंट ओमेगा से नहीं घुमा रहा, इसको रेस्ट से स्टार्ट किया है, और अल्फा कांस्टेंट अल्फा से रोटेट कर रहे हैं, मतलब ओमेगा लगातार चेंज हो रहा है, हर समय पे चेंज हो रहा है, तो ओमेगा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर ओमेगा की वैल्यू जरूर आएगी किसी समय पर, जब इसके बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पहली चीज तो ये बताना है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी हो सकती है ताकि स्लिपिंग हो ही ना। फिर वो जब ओमेगा क्रॉस कर जाएगा तो स्लिपिंग होगी, तो उस समय पे जब ब्लॉक जस्ट स्लिप करेगा तब क्या समय होगा, टाइम आपको बताना है। तो चलिए इसको निकालते हैं भाई। अब यहाँ पे फिर से किसकी बात हमें देखनी पड़ेगी बच्चों, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ही मेन रोल प्ले करता है। अगर आप फ्रिक्शन को समझ लेते हैं तो फिर इन सवालों में दिक्कत नहीं, और फ्रिक्शन कहीं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर जरूर यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, अगर इसका टॉप व्यू देखें फिर से वैसी, तो आप एफबीडी बनाओ जरा। तो किसी भी टाइम टी पे अगर आप देखो तो ये जो ब्लॉक है एम मास का, इसको एक्चुअली में दो एक्सेलरेशन मिल रहा है, एक टेंजेंशियल मिल रहा है क्योंकि अल्फा है ना, तो टेंजेंशियल हो जाए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा किसी भी समय पर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और एक रेडियल चाहिए क्योंकि उसके नीचे वाला पॉइंट डिस्क वाला वो रेडियल एक्सेलरेशन से घूम रहा है ना बेटा, तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन भी है, और डिस्क के नीचे वाले पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है क्योंकि अल्फा है। तो एम मास के ब्लॉक को भी एक टेंजेंशियल चाहिए और एक रेडियल चाहिए, तभी तो वो इस सरफेस के साथ साथ रह पाएगा, नहीं तो साथ में कैसे रह पाएगा। तो रेडियल में कितना चाहिए बच्चों, तो किसी भी टाइम पे अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर चाहिए, बिना इसके तो काम बनेगा नहीं, तभी ये साथ में रह सकता है। क्योंकि डिस्क वाले पॉइंट को देखो आप, जो इसके नीचे है, तो डिस्क वाला पॉइंट जो सरफेस कांटेक्ट में है वो जो है उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है और रेडियल एक्सेलरेशन भी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो है किसके पास बच्चों, मास के पास भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों होना चाहिए, यानी कि एम मास के ब्लॉक के पास नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, दिस इज ए नेट। और ये जो नेट डायरेक्शन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी ये जो ब्लॉक है वो डिस्क के साथ घूम पाएगा। अब आप खुद सोचो कि एम मास के ब्लॉक को एक्सेलरेशन देने वाला कौन है कि वो इसके साथ में रख पाए, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही चीज बचती है, दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को फिर से देखो, बहुत इंटेलिजेंट फोर्स है। इस वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा था क्योंकि ए टेंजेंशियल की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जब उसको पता चल गया कि भैया ए टेंजेंशियल भी देना पड़ेगा तभी मैं साथ में रख सकता हूं डिस्क के, नहीं तो साथ में नहीं रख पाऊंगा। तो अब फ्रिक्शन ऐसे लगेगा इंक्लाइंड, ताकि उसका एक कंपोनेंट टेंजेंशियल दे पाए और एक कंपोनेंट जो है वो क्या दे पाए बच्चों, रेडियल दे पाए। तो फ्रिक्शन की भी डायरेक्शन ऐसी है, ए नेट की डायरेक्शन में। तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ए नेट, यानी जो हमें फ्रिक्शन चाहिए इसको रिवॉल्व कराने के लिए, अगर फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखें तो फ्रिक्शन कितना चाहिए, वो चाहिए एम इंटू ए नेट, और नेट की वैल्यू क्या है बच्चों, रूट ओवर ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट ओवर ए आर स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर, ये नेट है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखो अब ये चेंज हो गई, पहले उसको टेंजेंशियल देने की जरूरत नहीं थी तो अपनी पूरी ताकत उसने किसमें झोंक दी कि उसको सेंट्रीपिटल दे पाए, लेकिन यहाँ पे उसकी मजबूरी है
कि उसको टेंजेंशियल भी देना है, इसलिए मैंने कहा इंटेलिजेंट फोर्स होता है फ्रिक्शन। उसको पता है कि कब कैसे कहाँ क्या लगना है, तो वो अपनी डायरेक्शन उसी हिसाब से लगाता है, चेंज करता है, और दो सरफेसेस को वो साथ में रखना चाहता है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी जिम्मा किसको उठाना है? फ्रिक्शन को। इसलिए फ्रिक्शन जो है वो इंक्लाइन लग रहा है बच्चों। तो देखो फ्रिक्शन यहाँ पर ये आ गया आपका, और आपको पता है कि जो फ्रिक्शन चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो किससे कम होना चाहिए, तभी तो साथ में रख पाएगा मैक्सिमम से। जैसे ये मैक्सिमम को एक्सीड करेगा, वैसे ही क्या कर जाएगा? स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो फ्रिक्शन है वो ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम रूट ओवर ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू एफ मैक्स। एफ मैक्स है म्यू एन, और एन की वैल्यू यहाँ पे एम जी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। तो एम और एम जो है वो बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से ओमेगा है तो इसका पहले स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो बच्चों माइनस हो जाएगा, तो ये म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। और उसके बाद फिर क्या करोगे आप? इसको फर्दर अगर सॉल्व करना है तो यहाँ से ओमेगा चाहिए तो आर स्क्वायर को डिवाइड कर दो, और इस होल की पावर 1/4 कर दो, है ना, क्योंकि फोर्थ रूट लेना पड़ेगा तब ओमेगा आएगा। तो ओमेगा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इस होल पावर 1/4। ओमेगा इतना होगा तभी, ओमेगा इससे कम होगा तभी ये साथ साथ रोटेट करेगा बिना स्लिपिंग के। तो जीरो से लेकर ओमेगा की ये वैल्यू, तो हमने रेंज निकाल ली बच्चों, पहला सवाल हमारा हो गया, रेंज निकाल लिया। अब ओमेगा की इस वैल्यू पर, ये ओमेगा की वो वैल्यू है जिस पर ये स्लिप स्टार्ट कर देगा, है ना, इक्वल्स टू अगर हम बात करें मैक्सिमम जो ओमेगा है, तो उसमें टाइम निकाल लो बच्चों। अब क्योंकि ये जो डिस्क है ये रेस्ट से स्टार्ट कर रही थी, तो ओमेगा इनिशियल क्या था? यहाँ पे ओमेगा इनिशियल था 0। तो आपको पता है कि ओमेगा फाइनल लिखना है, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो टाइम निकालना है, तो ओमेगा फाइनल पे ओमेगा की ये वैल्यू है बच्चों, तो यहाँ पे ये ओमेगा हो जाएगा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल 0 है प्लस अल्फा टी है, तो जो टाइम है वो आपका आ जाएगा कितना? ओमेगा ओमेगा एट द टाइम एट विच ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग, जिसकी वैल्यू ये है, और अपॉन अल्फा कर दो तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया बच्चों। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, मतलब अगर सेकंड पार्ट पूछा जाए डायरेक्टली सवाल में, फर्स्ट पार्ट पूछा नहीं जाता है, मैंने 2 सवाल जरूर बना दिए, लेकिन सेकंड पार्ट अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा तो पहला पार्ट आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। तो इसको डिवाइड बाई अल्फा कर दो, तो ये 1/अल्फा, और ओमेगा की वैल्यू है म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 1/4। तो आई होप आप इस तरीके से टाइम का भी आंसर निकाल सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ना। तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको मेरे ख्याल से बन जाएंगे। देखो ये फ्रिक्शन जो है ये बड़ा कमाल का फोर्स है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपने देखो जब वो क्वेश्चन किया था जो आपका टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना था हॉरिजॉन्टल सरफेस में, तो वहां पर जो फ्रिक्शन था वो टेंजेंशियली लगा था दोनों सरफेस को साथ में रखने के लिए, क्योंकि वहां पे उसको घुमाना नहीं था, स्पीड को रोकना था। घुमाने का काम तो कौन कर रहा था? टेंशन। इसलिए उसने टेंजेंशियल कर लिया था अपने आप को। यहाँ पे साथ में रखने के लिए इसको सेंट्रीपिटल देना पड़ रहा है, सेंट्रीपिटल देने के कोई नहीं था तो फ्रिक्शन ने खुद जिम्मा उठाया और वो सेंट्रीपिटल लगने चालू कर दिया। तो अपनी डायरेक्शन इस तरीके से की कि वो सेंट्रीपिटल लगा, क्योंकि फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर भी फ्रिक्शन ने देखो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है कि वो किसको भी बैलेंस कर रहा है, टेंजेंशियल भी देने का काम कर रहा है, रेडियल भी, ताकि वो डिस्क के पॉइंट के साथ घूम सके और वो स्लिपिंग ना हो, है ना। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी, फ्रिक्शन समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली फ्रिक्शन का नेचर क्या है ना। तो और ये भी क्लियर हुआ होगा कि फ्रिक्शन बड़ा ही कमाल का फोर्स है, बिना फ्रिक्शन के तो कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रिक्शन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अस, है ना, तो बिना फ्रिक्शन के काम नहीं बनता है। तो और आगे चलकर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं बहुत, रोटेशनल में भी आएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम देखेंगे, है ना, तो आगे चलकर वो भी पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि अच्छे सवाल या रोटेशनल मोशन जैसे टफ टॉपिक को समझना है तो फ्रिक्शन को समझना बड़ा जरूरी है। फ्रिक्शन के बिहेवियर को समझो आप, है ना। तो कभी भी ये मत रटो कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, नहीं, गलत स्टेटमेंट है। फ्रिक्शन केवल दो सरफेसेस को साथ में रखना चाहता है,
उसके लिए वो जो भी कर सकता है वो करता है, जैसे भी लगना होता है उसको लगता है। और इंटेलिजेंट तो है ही वो, तो उसको पता रहता है कि कब क्या करना है ना। तो बस उसको समझने की जरूरत है, और उसके बाद सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली टफ क्वेश्चन के आंसर बनते जाएंगे। तो देखो बच्चों, और कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सर्कुलर प्लस फ्रिक्शन में, है ना। तो मतलब बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कमाल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि एक रॉड है, रॉड को इस तरीके से यहाँ पे हिंज कर दिया गया है और इसके अबाउट उसको रोटेट कराया जा रहा है अल्फा रेडियन पर सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन से, पर सेकंड स्क्वायर। और उसमें बोल दिया गया कि उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से एल दूरी पर एक भाई रिंग, इस तरीके से एक रिंग इस रॉड में फंसा दी गई, है ना। ये रिंग जो है वो रॉड में फंसा दी गई। तो इस तरीके से ये आपके सामने था, और इस रॉड में रिंग फंसा दी गई, और ये जो है ये इस रॉड को हॉरिजॉन्टल प्लेन में बच्चों टेबल की सरफेस पे घुमाया जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है पूरे रॉड को घुमाया जा रहा है, उसमें इस तरीके से एक रिंग फंसी हुई है, वो भी ऐसे घूम रही है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो बच्चों, ये रिंग हो गया, रिंग का जो मास है वो m दिया हुआ है जो इस पे लगा हुआ है, और यहाँ पे रिंग और रॉड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू दिया हुआ है आपको, है ना। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज दी हुई है। अब आपसे ये बोल रहा है कि अगर ये जो अल्फा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है ये, तो धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ओमेगा बढ़ता जाएगा, और एक ओमेगा जरूर ऐसा आएगा जिस पर ये स्लिप कर जाएगा। यानी एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि ये रिंग जो है इस रॉड पे स्लिप कर जाएगी और बाहर आ जाएगी, ये आपको पता है। तो वही टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द टाइम find the time when ring slips on rod, रॉड पर रिंग जब स्लिप करे, जस्ट स्लिप करे, तब आपका कितना समय हुआ होगा, ये समय आपको बताना है। तो चलिए बच्चों, इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें फिर से आप अगर एफबीडी बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बच्चों एक तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, तो ए टेंजेंशियल लग रहा है क्योंकि अल्फा है। अच्छा, ए टेंजेंशियल अल्फा की वजह से लग रहा है, तो ये होगा अल्फा इंटू एल, अल्फा इंटू मतलब रेडियस होता है लेकिन रेडियस की जगह यहाँ पे एल है। अच्छा, ये जो ए टेंजेंशियल देने का काम है ये कौन कर रहा है बच्चों, ये सोचने की बात है। तो यहाँ पे देखो, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है आपके किसका बच्चों, रॉड का, और ये तो ये नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शन को ए टेंजेंशियल देने के लिए जरूरी नहीं है, मतलब ए टेंजेंशियल फ्रिक्शन प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। फ्रिक्शन की जगह यहाँ पर फ्रिक्शन को पता है कि कौन ए टेंजेंशियल प्रोवाइड कर देगा, नॉर्मल रिएक्शन, जो रॉड और रिंग के बीच का नॉर्मल रिएक्शन है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आपका ए टेंजेंशियल प्रोवाइड कर देगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी आ जाएगी, आप देखो तो वो हो जाएगी m mass into at। this will become m into अल्फा into l, है ना। तो आई होप आपको क्लियर है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले क्या था कि कोई भी, जो हमने पिछला सवाल किया था तो उसमें कोई भी फोर्स नहीं था जो ए टेंजेंशियल दे पाता या ए रेडियल दे पाता, इसलिए फ्रिक्शन को दोनों काम करने पड़ रहे थे। अब फ्रिक्शन आपको पता है कि बहुत अकलमंद है, तो उसको पता चल गया है कि नॉर्मल जो है वो देने का काम कर देगा ए टेंजेंशियल, तो उसको नॉर्मल देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये रिंग स्लिप नहीं हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये गोल गोल ऐसे चक्कर में घूम रही है तो इसको सेंट्रीपिटल जरूर चाहिए। अब सेंट्रीपिटल देने का काम कौन करेगा भाई, फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल देने का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि फ्रिक्शन ऐसे नॉर्मल लग ही नहीं सकता ना, फ्रिक्शन हमेशा कैसे लगता है, अलोंग द सरफेस बच्चों, अलोंग द सरफेस। तो सरफेस के अलोंग दिखता है, तो ये सरफेस के तो परपेंडिकुलर फोर्स है ना जो ए टेंजेंशियल है, तो फ्रिक्शन ऐसे थोड़ी ना लग सकता है कभी, वो तो अलोंग द सरफेस, वो तो सरफेस 2 डायमेंशन में लग सकता है, 3 डायमेंशन में फ्रिक्शन नहीं लग सकता कि सरफेस के परपेंडिकुलर भी लग जाए। तो ये काम तो नॉर्मल रिएक्शन को ही करना पड़ेगा, इसलिए फ्रिक्शन जो है वो ए टेंजेंशियल नहीं दे पाएगा। तो ए टेंजेंशियल देने का काम कौन करेगा बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल। और फ्रिक्शन जो है वो क्या देगा, ए रेडियल।
फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं रिंग का, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिंग जो है, रिंग को अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ फ्रिक्शन मिल रहा है और रिंग पे ही बैठ गए हो, तो वो किसी भी समय पे ओमेगा से घूम रही थी, तो इसका जो है ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ये जो है सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा। अलोंग द रेडियल डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, बैलेंस कर लो भाई। तो जो फ्रिक्शन चाहिए नो स्लिपिंग के लिए, वो फ्रिक्शन कितना चाहिए बच्चों, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। और जो फ्रिक्शन चाहिए वो किससे कम होना चाहिए, अगर स्लिपिंग नहीं होना है, मैक्सिमम से कम होना चाहिए। और मैक्सिमम आप जानते हो बच्चों म्यू एल होता है, तो यहाँ पे म्यू एन होता है, तो म्यू एन लिख दो। एन की वैल्यू आप पहले निकाल ही चुके हो, तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल इज लेस देन म्यू इंटू एम अल्फा एल। तो यहाँ से देखो एम और एम कैंसिल हो जाएगा, एल और एल जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू एल्फा और उसका अंडर रूट। तो ये रेंज है, ओमेगा की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, तभी वो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो जो रिंग है वो रॉड के ऊपर स्लिप कर जाएगी। तो अब आप ध्यान से देखें, तो अगर ऐसा है तो इस टाइम पे ओमेगा की वैल्यू ये होगी ना, जिस टाइम पे ये स्लिप कर जाएगा, तो ओमेगा जो है, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी लिख सकते हो आप। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस इनिशियल ओमेगा इज जीरो और फाइनल ओमेगा म्यू अल्फा है, तो जो हमारा टाइम आएगा बच्चों वो आ जाएगा ओमेगा बाई अल्फा। तो यहाँ पे आप टाइम निकाल सकते हो, ओमेगा की वैल्यू है जिसपे वो जस्ट स्लिप कर रहा है, ओमेगा की वैल्यू रूट ओवर म्यू अल्फा अपॉन अल्फा। तो अल्फा को रूट के अंदर ले लो, तो ये जो है स्क्वायर हो जाएगा, ये अल्फा होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू जो है वो रूट ओवर म्यू बाई अल्फा मिलेगी आपको। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा समझो फ्रिक्शन का नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि इस तरीके से एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है बच्चों, रॉड नहीं है ना, ये स्ट्रिंग है। और ये जो स्ट्रिंग है, ये रोप जो है ये हैवी रोप है, इसका मास दिया m और इसकी लेंथ जो है रोप की वो है l। तो आप पहले तो ये समझें कि इसको एक्सिस के अबाउट ऐसे जो है वो घुमाया जा रहा है कांस्टेंट ओमेगा के साथ, ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो इसमें पहले आप ये देखें कि आपको मैंने जब हैवी रोप बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि हैवी रोप के हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होता है। आइडियल स्ट्रिंग होती थी, उसका मास हम जीरो मानते थे, तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता था। हैवी रोप के जब रोप का आप मास कंसीडर करते हो, तो हर पॉइंट का टेंशन फिर अलग अलग होगा, वो टेंशन सेम नहीं होगा। अब मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि ये वाला पॉइंट एक्सिस वाला ए है और ये वाला पॉइंट जो है एंड वाला वो बी है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई जब आप ए से बी जा रहे हो तो टेंशन तो चेंज हो रहा है, तो टेंशन बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है, ये आपको बताना है। तो पहला तो सवाल यही है, हालांकि सवाल वो नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ए से बी जाते हुए टेंशन बढ़ता है कि घटता है। लेकिन सवाल ये था कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर ए से बी जा रहे हो, तो क्योंकि ये मास वाली स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन चेंज होगा। तो किसी भी एक्स दूरी पे जब आप रहोगे, तो किसी भी एक्स दूरी पर टेंशन क्या होगा बच्चों, तो टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है आपको, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, क्योंकि रोप के हर पॉइंट पे टेंशन चेंज हो रही है। तो किसी भी एक्सिस से एक्स दूरी पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। तो ये आपका जो है बच्चों वो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन इन string as a function of x and x is taken from axis of rotation। तो जो axis of rotation है वहां से टेक की गई। तो पहले तो अपन ये सवाल का जवाब देखें बच्चों कि ए से बी जाते हुए टेंशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो उसको समझने के लिए आप ऐसा कंसीडर करें कि भाई अगर हम यहाँ पे x पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट ले लें dx विड्थ का, जिसमें छोटा सा मास dm होगा, जिसका छोटा सा मास बच्चों क्या होगा dm होगा, तो इसको यहाँ पे बना रहे हैं, सॉल्यूशन करें यहाँ पर
तो देखो ये जो डीएम मास है, जो डीएक्स एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट है जिसका मास डीएम है छोटा सा, उस पे देखो इस मास पर ये जो रोप का सेक्शन है ये ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, टेंशन लगाएगा, और ये जो बाहर वाला सेक्शन है ये इस पे उसकी तरफ टेंशन लगाएगा। मतलब टूवर्ड्स द रोप लगाता है ना हमेशा, टेंशन तो हमेशा टूवर्ड्स द रोप लगती है। तो ये बाद वाली जो रोप है वो टूवर्ड्स द रोप आगे की तरफ टेंशन लगाएगा, और उसके पहले वाली जो रोप है एक्स लेंथ की वो टूवर्ड्स द रोप इधर लेफ्ट की तरफ टेंशन लगाएगा। तो मान लो ये जो टेंशन लगा रहा है, ये वाला जो सेक्शन टेंशन लगा रहा है जो एक्स लेंथ का है वो टेंशन T1 है बच्चों, और जो ये बाकी बाद वाला लगा रहा है वो टेंशन T2 है। लेकिन क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा है और आप इसी डीएम मास से बैठ गए तो एक सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा है, दैट इज डीएम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो रेडियस की जगह एक्स लिखेंगे भाई। तो आप खुद सोचो कि अब ये रेडियल डायरेक्शन में रेस्ट पे, तो T1 किसको बैलेंस कर रहा है? T2 प्लस डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स को। यानी ऑब्वियस सी बात है कि भाई T1 बड़ा होगा ना, क्योंकि वो T2 को तो बैलेंस कर ही रहा है, साथ में किसको ही बैलेंस कर रहा है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट का टेंशन ज्यादा है, राइट हैंड साइड वाले का पॉइंट का टेंशन जो है वो कम है। ये बता रहा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। इसका मतलब जब आप ए से बी जा रहे हो तो टेंशन डिक्रीज हो रहा है बच्चों, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास वाला पॉइंट है उसका टेंशन ज्यादा है, ये एफबीडी से समझ में आ रहा है, और उसके बाद वाले पॉइंट का टेंशन कम है। और ऑब्वियस सी बात है जब आप आगे जा रहे हो तो जो रोप का मास है वो कम होता जा रहा है उसको घुमाने के लिए, तो टेंशन भी क्या होता जाएगा बच्चों? कम होता जाएगा। जो पार्ट बच रहा है जिसको घुमाना है वो तो कम होती जा रही है ना लेंथ, तो टेंशन भी क्या होगा? कम। और जैसे ही आप एंड में पहुंच जाओगे तो ये तो एयर के कांटेक्ट में, तो एयर का कोई मास नहीं है, तो वहां पे घूम रहा है तो टेंशन की जरूरत भी नहीं है। तो एंड पे टेंशन कितनी हो जाएगी बच्चों? जीरो। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम A to B point, from A to B point on rope, tension decreases, tension decreases, tension decreases, है ना? तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट बच्चों क्लियर होगा। टेंशन डिक्रीजेस एंड, और बी पॉइंट पे जब एंड पे आ जाओगे टेंशन एट बी जो है वो जीरो हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़े, तो खैर हमें तो सॉल्व करना था, तो यहाँ पे हमने एफबीडी बना लिया है, तो अलोंग द रेडियल डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बैलेंसिंग हम कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल हमने बना लिया है, तो आप लिख सकते हो T1 इज इक्वल्स टू T2 जो है वो हो जाएगा बच्चों T2 प्लस डीएम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो T2 को इधर ले आओ तो T1 माइनस T2, है ना? तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जो T2 है ये फाइनल टेंशन है पॉइंट के बाद, जब यहां से यहां चल रहे हैं, और ये T1 जो है ये इनिशियल टेंशन है। तो एक्चुअली में T1 माइनस T2 को आप T इनिशियल माइनस T फाइनल भी लिख सकते हो। और बच्चों यहाँ पर इक्वल्स टू, क्योंकि ये T फाइनल T2 इधर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ बचा है डीएम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये बचा है आपका। अब देखो बच्चों, क्योंकि ये dx लेंथ में टेंशन में चेंज है, dx लेंथ में, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये dx लेंथ में चेंज है तो ये टेंशन का जो चेंज होगा ये भी बहुत स्मॉल होगा। तो क्योंकि ये चेंज इन टेंशन है और बहुत स्मॉल है, क्योंकि dx लेंथ में चेंज है, तो इसको आप dt लिख सकते हो। लेकिन बच्चों यहाँ माइनस साइन लगना पड़ेगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि जो dt है चेंज इन टेंशन वो t फाइनल माइनस t इनिशियल होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये टी इनिशियल माइनस टी फाइनल है, तो माइनस साइन बाहर लोगे तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो जाएगा, उसको dt लिख रहे हैं, इसलिए मैंने माइनस साइन, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसमें टेंशन घट रहा है, तो जो आपका चेंज है वो नेगेटिव में होगा, है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे डी ओमेगा कितना लिख सकते हैं बच्चों? डी ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो पर यूनिट लेंथ में कितना मास है? तो m बाई एल, मतलब पर यूनिट लेंथ में जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई? टोटल एल लेंथ में m मास है, तो यूनिट लेंथ में कितना मास होगा बच्चों? m बाई एल। तो dm कितनी लेंथ का मास है? dx, तो m बाई एल इंटू dx इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। आई होप ये भी आपको क्लियर है कि dm की वैल्यू मैंने ऐसे कैसे लिख दी। तो ये माइनस dt इज इक्वल्स टू बच्चों m बाई एल, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, और ये बचा x dx। अब देखो, अब हमें लिमिट लगाना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखें, इंटीग्रेशन करें। अब लिमिट कैसे लगाओगे बच्चों? हमें x दूरी पे टेंशन निकालना है,
और हमें दूसरा पॉइंट ऐसा चूज करना है जिसपे हमें टेंशन पता है। तो देखो मुझे एंड पे टेंशन पता है, जब लेंथ एल है बी पॉइंट पर। कई बार बच्चे यहाँ पे ले लेते हैं जीरो से, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से एक्स ले लेते हैं तो टेंशन जीरो ले लेते हैं। नहीं बेटा, ए पर जीरो नहीं है टेंशन, ए पर तो टेंशन मैक्सिमम है, लेकिन वो हमें पता भी नहीं है कि कितनी है। मैक्सिमम तो है लेकिन कितनी है ये नहीं पता ना हमें। कहां पर बच्चों? ए वाले पॉइंट पर। इसलिए वो भी वेरिएबल हो जाएगा, तो फिर दो वेरिएबल सॉल्व करने पड़ेंगे, तो फिर फायदा ही क्या। तो इसलिए लिमिट जो है वो एंड वाली लो, मतलब एक्स से लेकर एल तक लो, एक्स से लेकर एल को। एक्स पे हमें टेंशन निकालना है और एल पे हमें पता है कि टेंशन जीरो है, तो हम यहाँ पे एक्स टू एल लेंगे। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इसमें लिमिट भी आपको ध्यान से देना पड़ेगा। अब एक्स पे टेंशन हमें निकालना है तो वो टेंशन है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और एंड पर जब आप एल दूरी पे पहुंच गए तो बी पर टेंशन मैंने आपको बताया कि जीरो है, तो अपर लिमिट जो है वो जीरो हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये dt जो है वो t आ जाएगा, तो माइनस टी आएगा बच्चों, जीरो माइनस टी तो माइनस टी, और एक माइनस साइन बाहर है तो ये t बचेगा केवल। और यहाँ पे कितना बचेगा? m इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई एल, और ये x है तो आपको पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा x dx का वो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों इसको आप कहां से कहां तक लिख सकते हो? x टू l। अब आप लिमिट पुट कर दो तो टेंशन इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, और ये बाई टू, और ये आ जाएगा कितना बच्चों? एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट पुट करोगे तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो दिस इज द टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, किसी भी एक्स पे ये टेंशन की वैल्यू है बच्चों। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप चीजों को समझते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो हमने अभी टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाला, इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका है। मतलब उसमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता है, इतना लॉजिक नहीं लगाने पड़ते हैं, लिमिट लिमिट के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा आपको, है ना। तो अल्टरनेटिव मेथड है, कई बार इसको यूज में लिया जाता है क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या बोला गया बच्चों कि ये जो रोप है, ये रोप जो है उसको ऐसे ओमेगा से घुमाया जा रहा है, तो किसी भी एक्स दूरी पे हमें टेंशन की वैल्यू चाहिए ना। यहाँ पे टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यही सवाल था हमारा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जिस पॉइंट पे हमें टेंशन चाहिए, तो वो जो पॉइंट है वो कितनी रोप को घुमा रहा है? ये वाली रोप को, इस रोप पे मास को घुमा रहा है ना। तो इसको क्यों ना सिस्टम कंसीडर कर लो, याद करो सिस्टम वाला केस। इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं बच्चों? सिस्टम। इसको सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी बची? अब टोटल लेंथ एल थी तो ये एल माइनस एक्स है। तो अगर इस वाले सिस्टम का अगर आप एम डैश मास निकालोगे तो इसका मास कितना होगा बच्चों? तो इसका मास आप लिख सकते हो, मास पर यूनिट लेंथ इज एम बाई एल इंटू लेंथ ऑफ द पोर्शन जिसको हमने सिस्टम कंसीडर किया है, तो वो हो जाएगा एल माइनस एक्स, तो ये एम डैश आया। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो मास है इसको आप अप्लाई कर दो इस सिस्टम में इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो अभी आपको सेंटर ऑफ मास नहीं पता, लेकिन आप ऐसा सोचो कि बहुत सारी जो सिमेट्रिक बॉडीज होती हैं उनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही आपका सेंटर ऑफ मास होता है। तो जो ये सिस्टम आपने लिया है इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां होगा? इसके बिल्कुल बीचों बीच। अरे भाई यही तो होगा, यानी कि कितनी दूरी पे होगा? इस एक्स वाले पॉइंट पे जहां पे टेंशन निकालना है, तो ये होगा एल माइनस एक्स बाई टू, ये वाली दूरी। इसके बीच में ही ये एम डैश अप्लाई होगा सेंटर ऑफ मास पे, ये सेंटर ऑफ मास है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है जो सिस्टम मान रहे हैं। अब इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे क्वेश्चन को आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हो कि इसको एक मासलेस स्ट्रिंग मान लो जिसकी लेंथ जो है वो x प्लस एल माइनस एक्स बाई टू, मतलब x प्लस एल माइनस एक्स बाई टू दूरी पर हमने यहां पे ऐसा समझो कि एक ब्लॉक लगा दिया m डैश मास का, जिसकी वैल्यू m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स है। और ये जो दूरी है बच्चों, ये दूरी कितनी हो जाएगी? कितनी दूरी पे? मासलेस स्ट्रिंग मान लो। अब जो यहाँ पे टेंशन है वो एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा आपको, तो निकालते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो, आप जो है यहाँ पे ये दूरी कितनी है? तो x, और ये सेंटर ऑफ मास जो है इसका यहाँ पे ज्वाइन किया है, x से कितने आगे? l माइनस एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा x प्लस एल माइनस एक्स बाई टू। तो ये मेरे ख्याल से आपका आ जाएगा l प्लस एक्स बाई टू। देखो टू इधर जाएगा तो टू एक्स माइनस एक्स जो है वो l प्लस एक्स बाई टू आ जाएगा। अब ये निकालना टेंशन, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है,
दैट इज m डैश ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, देखो आप, डिस्टेंस है l प्लस एक्स बाई टू। तो ये दोनों रेडियल डायरेक्शन में बैलेंस कर लेंगे अपने आप को, तो बैलेंसिंग लगा दो भाई। तो टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x बिकम्स इक्वल्स टू m डैश ओमेगा स्क्वायर l, जो दूरी है रेडियस की तरह काम कर रहा है, प्लस एक्स बाई टू, और m डैश की वैल्यू ये है हमारे पास, तो ये आप लिख दोगे m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल प्लस एक्स बाई टू। अब देखो एल माइनस एक्स एल प्लस एक्स कितना होता है बच्चों, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एम ओमेगा स्क्वायर बाई टू इंटू एल, और ये बन जाएगा कितना स्टूडेंट्स, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अभी आपने इंटीग्रेशन लगाकर भी तो यही सॉल्व किया था, इतना दिमाग लगाकर। तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से सिस्टम मान लिया जाता है कई बार, कई सारे क्वेश्चन में, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि एक उसको हिंज कर दिया, एक स्ट्रिंग ले ली और उसमें स्फीयर लगा दिया एम मास का, और बोला गया इसमें कितना टेंशन आएगा। तो आप इसको क्या ले लो भाई, एक पॉइंट मास में ले लो, इसका जो सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है वहां अटैच कर लो, ये रेडियस आर और एल को प्लस कर लो, और फिर वहां पे टेंशन निकाल लो। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से आसान होते हैं। हालांकि अभी सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा है, लेकिन आप ऐसा सोचो कि किसी भी सिमेट्रिक बॉडी का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है। बाकी सेंटर ऑफ मास जब आएगा तो हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे, उसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। तो ये एक अनदर मेथड था। तो जो भी आपको मेथड अच्छी लगे, मैंने दोनों बता दी है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता, तो ये ज्यादा आसान होता है सॉल्व करने में, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा।